नमस्कार दोस्तों। आज के बिहार के प्राचीन इतिहास भाग 3 के इस वीडियो में आप सभी को मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सभी को। और आज की वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। मगध को विश्व के मानचित्र में उन्होंने जोड़ा। वैसे भी बिहार की महान भूमि ज्ञानियों, तपस्वियों, वीरों और सम्राटों की रही है। तो चलते हैं बिना देर किए आज का पाटलिपुत्र रिसर्च में चंद्रगुप्त मौर्य पर रिसर्च करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतः 321 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 सालों तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्राय लगभग 285 ईसा पूर्व में हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के दक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य उस आसपास के देशों में भी शासन किया और उन्होंने अपना शासन बहुत दूर दूर तक फैलाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शुरुआत करते हैं। कहाँ से हुई? उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। चाणक्य के मिलने के बाद उनका जीवन ही बदल गया। चाणक्य ने उनका गुणों को पहचाना और उनको अपनी तक्षशिला विद्यालय में ले गए, जहां वो उनको पूरी शिक्षा दी। प्रशासनिक शासन कैसे करते हैं उनकी सारी तरह से उनकी जानकारियाँ दी गई। उनको एक समझदार महापुरुष बनाया। कहा जाता है कि एक कोयले की खान से निकले हीरे को एक जौहरी ही तलाश सकता है। चाणक्य वैसे ही जौहरी थे जिन्होंने उनको पहचाना। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी के बारे में जानकारी लेते हैं। उनकी पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे उनका बेटा बिंदुसार हुआ। उसके अलावा दूसरी पत्नी हेलेना थी, जिनसे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर की चाणक्य नीति के अनुसार चलकर उन्होंने अलेक्जेंडर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया। बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज फैलाने में लगे रहे। विंध्य को दक्कन से जोड़ने की सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने सच कर दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य में के अंतर्गत आ गया था। उनकी सैन्य शक्ति और साम्राज्य जो कि एक सुसंगठित था। इनकी सुसंगठित सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे और 80,000 के करीब अश्वारोही थे। 8,000 संग्राम रथ था। 9,000 चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर, दक्षिण पश्चिम से सौराष्ट्र तक विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। इनके साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदूकुश तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सौराष्ट्र तक। साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी स्वयं था। प्रांतों के शासक सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राज्यपालों की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था, जैसे कि आजकल हुआ करता है। एक संसद और राज्य के अनेक राज्य और एक केंद्र शासन होता है। जस्ट इसी तरह उस जमाने में भी हुआ करता था। प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग थे। उन्होंने सारे डिपार्टमेंट बना रखे थे। सब के अध्यक्ष निरीक्षण में कार्य करते थे।
साम्राज्य की दूरस्थ प्रदेश सड़कों राजमार्गों के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा गया था। उनकी शासन व्यवस्था अद्भुत था, एक सुसंगठित शासन व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासन व्यवस्था के सूत्र अत्यंत सुदृढ़ थे। राजा शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान हुआ करता, जैसे आजकल प्रधानमंत्री होते हैं। मेघनाचिति के अनुसार राजा के दिन में नहीं सोता, वरना दिन भर न्याय और शासन के कार्यों के लिए दरबार में ही रहा करता था। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। कौटिल्य के अनुसार राजा को बहुमत मानना चाहिए, आवश्यक प्रश्नों की अनुपस्थिति मंत्रियों के विचार जानने के का उपाय करना चाहिए। तब मंत्री और जो अधिकारी थी उनकी भी सुननी होती थी। प्रश्नों पर अनुपस्थित मंत्रियों के विचार करने का उपाय करना चाहिए। मेघनाचिति ने 2 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया है, मंत्री और सचिव। शासन के विभिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक विभाग उन्होंने बना रखे थे, जैसे कोष, आकार, लक्षण, लवण, सुवर्ण, कोषागार, पुण्य, पुष्प, आयुधागार, पौतव, मान, शुल्क, सूत्र, सीता, सूरा, सुन, मुद्रा, विविध दूत, वंदनागार, गौ, नौ, पतन, गणिका, सेना, संस्था, देवता आदि, जो अपने अपने अध्यक्षों के अधीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। मैसूर से उपलब्ध जो कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त मौर्य का द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेखों में 14वीं शताब्दी का चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय की भी की थी। महाक्षत्रप रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित है कि वैश्य पुष्पगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया की ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ था। सेल्यूकस सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से बहुत परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलतः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी और एरिया हिरात, एरिया कोशिया, कंधा, प्रोपनिसदाई, काबुल, गोदरी सी बलूचिस्तान के प्रांत देकर संधि करेगी। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के थे। उनका नाम भद्रबाहु था। भद्रबाहु लगभग 298 बीसी ईसा पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य को बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। वहाँ उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवणबेलगोला में ही जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वही उनका बनाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट थे, जिन्होंने मौर्य वंश का स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के बारे में जो इसकी